अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? खैरियत के साथ हैं? So according to our plan, today I am going to present some material regarding how to select a topic, research topic. तो research topic एक इंतहाई अहम और एक बुनियादी नुक्ता होता है रिसर्च एक्टिविटीज में, रिसर्च प्रोसेस में। तो लिहाजा हम इसके ऊपर हम इंशाल्लाह मजीद 2 सेशंस कंडक्ट कर लेंगे। तो before going to start today my this video lecture, so I want to share what is the agenda for today lecture, right? तो उसमें सबसे पहले I will discuss what is the importance of the research topic, right? Then after that I will discuss the structure of the research topic, okay? What kind of factors, what kind of elements, okay? And what kinds of, how can I say, variables are included in the research topic. Then after that we will discuss about the issues while facing during the selection of the research topic. And lastly we will discuss what are the main characteristics of a good topic. तो ये आज का एजेंडा है जो आज के इस हम सेशन में चलाएंगे। तो इससे पहले कि हम अपने इस एजेंडे का आगाज करें कि why this video is more important for the student, तो वो इसलिए है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे इस एरिया में, हमारे जहाँ पर हम बैठते हैं, ठीक, हमारे सराउंडिंग में, ठीक है ना, ये हमारे पास रिसर्च ओरिएंटेड स्टडीज का कल्चर का काम है। हम रिसर्च को वैल्यू नहीं करते, हम तो रिसर्च जस्ट कट एंड कॉपी पेस्ट करते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसका बेसिक रीजन ये है कि हमारे पास स्किल्स नहीं है। बट हम कंपेयर करते हैं तो दुनिया के दूसरे ममालिक तरक्याफ्ता और डेवलप्ड कंट्रीज में, तो वहाँ पर स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर से ही रिसर्च टेक्निक्स से आगाही दी जाती है। तो वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में उनका रिसर्च स्किल्स का लेवल तकरीबन हमारे पीएचडी और एमफिल के स्टूडेंट के इक्वल होता है। अगर आप खुद सोचें कि वो हमसे कितने आगे हैं, बट हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे पास रिसर्च का जो है, रिसर्च के हवाले से जो इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ हमारे पास किसी आसान मटेरियल में रिसर्च किस तरह किया जाता है, इसके प्रोसेसेस क्या हैं, इसके हर स्टेप की क्या इम्पोर्टेंस है, तो इस हवाले से हमारे पास कोई खास हमारे सराउंडिंग में मटेरियल नहीं था, तो इसीलिए हमने ये सेशन स्टार्ट किया है। तो दूसरे अहम रीजन जो मैं यहाँ पे देखता हूँ हमारे कंट्रीज में, वो ये है कि there is a big gap between teacher and student, supervisor and the student. यहाँ पे बहुत कम्युनिकेशन गैप है। इसके कई रीजन है। रीजन में से एक ये है कि हो सकता है टीचर के ऊपर या सुपरवाइजर के ऊपर वर्क का बर्डन बहुत ज्यादा हो, लिहाजा वो डिटेल में स्टूडेंट को सुपरवाइज नहीं कर पा रहा होता है। तो इसीलिए स्टूडेंट स्टार्टिंग के वक्त बहुत शॉर्टकट इख्तियार करता है, उसके बाद बेसिक मेथड इख्तियार करता है, उसके बाद फिर वो कट कॉपी पेस्ट करके या फिर उसका टर्निटिन में प्लेजरिज्म कम कट करके अपना एक रिसर्च बना लेता है जिससे कोई फायदा ही नहीं। तो इन्हीं वजूहात की बेस पे हम ये सेशन स्टार्ट किया। तो स्टूडेंट लाजिमन आप लोग आपको इससे फायदा होगा कि इसमें आप जरूर इस एक्टिविटीज में, मेरे इस रिसर्च जो कोर्स में स्टार्ट किया उसमें जरूर आप शामिल हो जाइएगा और जरूर इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि why we are giving more important to research topic, ठीक है, हम रिसर्च टॉपिक को इतना क्यों इम्पोर्टेंस देते हैं? तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं ये तो शुरुआत है, हमने तो आगे मेहनत करना है, ये तो टॉपिक है कहीं से भी उठाया जाता है। यही सबसे बड़ा अलमिया है कि हमें इसकी अहमियत के बारे में पता नहीं। तो इसीलिए मैं हमारी सेशन 1 में एक 2 लेक्चर इसी टॉपिक के हवाले से आप हम बता देंगे और इंशाल्लाह इस सेशन के कंप्लीट पे
काबिल और एक इंतहाई मतलब आप स्किलफुल पर्सन होंगे और अपने टॉपिक को सिलेक्ट करने में एटलीस्ट आपके पास कुछ स्किल्स तो होंगे कि आप अपने सुपरवाइजर को कह सकेंगे कि मैंने इन बुनियाद पर इस टॉपिक को मैंने सिलेक्ट किया। तो लिहाजा इसके लिए मैंने कुछ आपके स्लाइड भी तरतीब दे दिए हैं, तो मैं मतलब कोशिश करूंगा कि ये स्लाइड भी आपके साथ शेयर कर लूं। अब जैसे कि स्टूडेंट मैं आपको बता रहा था कि रिसर्च टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है। अब आपके सामने एक स्लाइड है, इसमें इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहीं से मैं कहता हूँ यही कि मतलब कहते हैं कि एक दरिया को कोजे में बंद करने वाली बात। जैसे स्टूडेंट ये बीज नहीं है, बीज आप देखते हैं बीज को उठाए मसल अगर ये बादाम का बीज है, खुबानी का बीज, किसी भी फलदार दरख्त का बीज है, उसके अंदर तमाम अल्लाह ताला ने इसकी सलाहियतें उसके अंदर मरकूज की है। जब उस बीज को बोते हैं तो उस बीज के अंदर पहले से ये चीजें होती है कि उसका कलर कैसा होगा, उसका टेस्ट कैसा होगा, उसका फल, उसके दरख्त के पत्ते कैसे होंगे, तना कैसा होगा, उसकी बनावट, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हो कि जिस किस्म का बीज बोएंगे उस तरह का आपको दरख्त मिलेगा। सेम टू सेम यहाँ पर टॉपिक के अंदर, यानी कि टॉपिक की मिसाल आप ऐसे कि एक पैक्ड सीड की तरह, यानी कि पैक्ड सीड की तरह जिसके अंदर आपके कल्चर के तमाम खूबियां, तमाम चीजें उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये जब तक हम बीज की शिनाख्त को नहीं वो करेंगे, हम टॉपिक के रिसर्च टॉपिक के बारे में हम सही तरह जानकारी हासिल नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम हमारा रिसर्च अल्टीमेटली खराब होगा। अगर हमारा टॉपिक सही होगा तो हमारा रिसर्च सही होगा, अगर खुदा न खासा रिसर्च में कोई कोताही रह गई है टॉपिक में तो उसके कंसिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि एक काम करने के बाद फिर वहां से दोबारा चेंजिंग करना या फिर दोबारा वापस आना ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो लिहाजा ये स्लाइड जो मैंने आप उनके सामने रख लिया, इसका मकसद ये है कि एक थीम समझाना कि रिसर्च टॉपिक की अहमियत क्या है। अब आते हैं दूसरा हमारे रिसर्च का जो इस सेशन का जो दूसरा एजेंडा है, स्ट्रक्चर ऑफ द टॉपिक, यानी कि जो टॉपिक कोई भी टॉपिक होता है रिसर्च टॉपिक, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या एलिमेंट शामिल होती है। जब तक इसकी ये स्ट्रक्चर, ये चीजें के बारे में हमें पता ना हो तो हम कैसे वो करेंगे, हम कैसे रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करने के काबिल हो जाएंगे। अगर हमें इन चीजों का पता ना और हम रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करेंगे तो अब आप खुद सोचिए आज के बाद कि आपका रिसर्च सही रहेगा या गलत रहेगा। ठीक है, तो सम टाइम इसीलिए सुपरवाइजर को भी इश्यूज पेश आते हैं आपके काम में डिले होना कि क्योंकि आपने रिसर्च टॉपिक में कोई कमी आपने रख दी है। ठीक है, तो लिहाजा इसीलिए जो आज के जो हमारा एजेंडा में जो है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द टॉपिक, एक टॉपिक के अंदर क्या क्या इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना, टॉपिक का। तो जैसे कि मैंने आपके सामने एक टॉपिक रख लिया है, ठीक है ना, तो उस टॉपिक का नाम है, टाइटल है जो है, ठीक है ना, टॉपिक, टाइटल ऑफ द टॉपिक, द इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉइज ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉइज मोटिवेशन। ठीक है ना, तो ये जो रिसर्च की गई है कहाँ पे की गई है, टर्किश कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है ना, ये एक एरिया है जहाँ पर उन्होंने ये रिसर्च कंडक्ट की। अब इसमें देखें इस टॉपिक के अंदर, ठीक है ना, इसके जो टाइटल में, ठीक है, तो मैंने कुछ चीजों को कलर में तकसीम किया है। सबसे पहले द इम्पैक्ट, ये लफ्ज द इम्पैक्ट, ये भी एक सी चीज को इंडिकेट कर रहा है, वो क्या है, आपका स्टडी टाइप क्या है। ठीक है, स्टडी टाइप का मतलब क्या है, इसके कितने अक़साम होते हैं और किसको क्या नाम बोलते हैं, इंशाल्लाह हम आगे वो करेंगे। और दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, ओके, सेक्टर ऑफ द योर टॉपिक। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि एक ग्रीन कलर और रेड कलर में लिखा है एम्प्लॉइज ट्रेनिंग एंड फिर आगे लिखा है एम्प्लॉइज मोटिवेशन। इन दोनों को हम वेरिएबल बोलते हैं, यानी कि वेरिएबल की हम बात में इसमें फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एम्प्लॉइज ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉइज मोटिवेशन, यानी कि इनको हम वेरिएबल कहेंगे। और इनको हम वेरिएबल क्यों कहते हैं, इन सब को समझने के बाद दोबारा इस टॉपिक को पढ़ लेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। ठीक है,
उसके बाद आपने देखा होगा कि टर्किश कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, अगर यहाँ पर हॉस्पिटल होता, ठीक है, या यहाँ पर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता, जो भी होता है, ठीक है, ये आपका सेक्टर कहलाता है, ठीक है, सेक्टर यानी कि जिस एरिया में। तो अभी आप देखें कि आपके जो बाकी दो थ्योरी, समटाइम थ्योरी भी होती है और समटाइम यहाँ मेथड भी होता है, लेकिन उसका जिक्र इस टॉपिक में नहीं है, क्योंकि मैंने बेसिक से स्टार्ट करनी है, फिर यहाँ पे वो सारी चीजें मैं यहाँ इंक्लूड करूँ तो हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो और आपको समझ में नहीं आए। तो लिहाजा स्टूडेंट, अभी का जो इस चीज का, इस एजेंडे का जो मकसद आपने जहन में रखना कि आपके टाइटल के अंदर इसके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, उन पार्ट्स को क्या कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया, वेरिएबल, सेक्टर, मेथड, राइट, उसके बाद थ्योरी एंड स्टडी टाइप। तो अब आते हैं इसको वन बाय वन, इसको देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, इसी तरह सेक्टर क्या होता है, फिर देन स्टडी टाइप क्या होता है, देन मेथड क्या होता है, इसको हम वन बाय वन सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल की हम बात करेंगे, थोड़ा सा इसकी इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक, ठीक है ना, देन उसके बाद थीम की तरफ आते हैं। वेरिएबल की जब हम बात करते हैं तो यानी कि एक ऐसा आंसर एलिमेंट जो आपकी अपनी वैल्यू को चेंज करता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो मसलन हमारा एज जो है वो वेरिएबल है, क्योंकि वो बढ़ता जाता है, ठीक है। वेट हमारा वेरिएबल है, कभी कम कभी ज्यादा, ठीक है। बट हम कलर की, अपनी कलर की बात करेंगे तो ये वेरिएबल नहीं है, जो कलर है वही, ठीक है। तो इसी तरह ये जो वेरिएबल का मतलब आपको समझ में आ गया, लेकिन जब हम बिजनेस फील्ड में इसको हम एज ए कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, कि वेरिएबल वो बिजनेस के जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं, ठीक है ना, कि उनके चेंज करने से आपके बिजनेस के अंदर किसी और कीवर्ड में या की फैक्टर में या किसी टर्म में चेंजेस आ जाती है, ठीक है, समझ गए ना। जैसे कि एम्प्लॉइज ट्रेनिंग, हम इसको वेरिएबल कह सकते हैं, क्योंकि आप हम ट्रेनिंग को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह फिर आपका मोटिवेशन, वो आपका मोटिवेशन या एम्प्लॉइज सेटिस्फैक्शन, ठीक है, ये भी एक वेरिएबल है, लेकिन बाद में हम देखेंगे कि वेरिएबल की कौन सी किस्म है, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉइज को जितना खुश करेंगे वो ज्यादा मोटिवेट होंगे, ज्यादा मोटिवेट होंगे तो अपने जॉब से ज्यादा सेटिस्फाई होंगे। तो ये देखो, इसकी सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन, इनकी भी वैल्यू चेंज होती जाती है, तो इस लिहाज से ये सारे वेरिएबल्स में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि वेरिएबल की अहसाम क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस वेरिएबल को हम कहते हैं यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल का लफ्जी डिक्शनरी मतलब तो समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन हमने रिसर्च, बिजनेस रिसर्च के हवाले से बात करी। डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके बाद फिर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर उसके बाद आपका मीडिएटिंग वेरिएबल या फिर इसको इंटरवेनिंग वेरिएबल भी बोलते हैं, फिर उसके बाद आपका मॉडरेटर यानी मॉडरेटिंग वेरिएबल बोलते हैं, फिर कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं, फिर आपका एक आखिर में आपका एक और वेरिएबल होता है, वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ठीक है। तो इन सब को वन बाय वन हम आगे डिस्कस करते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं ना टाइप ऑफ वेरिएबल में, सबसे पहले हमने पढ़ा कि डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि हमने कहा कि कुछ एचआर प्रैक्टिसेस की हमने बात की, पिछले हमने टॉपिक में भी देखा कि एम्प्लॉइज मोटिवेशन, एम्प्लॉइज सेटिस्फैक्शन, ठीक है ना, यानी कि एक ऐसे वेरिएबल, ये वेरिएबल हो गया नहीं, अपनी उसको चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, एक ऐसे वेरिएबल जो किसी और की वजह से अपने अंदर चेंजेस ले आते हैं, डिपेंड करते हैं ऑन द अनदर वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मोटिवेशन डिपेंड करता है एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग या एम्प्लॉइज की सैलरी या एम्प्लॉइज का और कोई भी मसलन उनकी आप उनको प्रमोट कर रहे होते हैं, उनको कोई अवार्ड दे रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी एम्प्लॉइज की जो मोटिवेशन या जॉब सेटिस्फैक्शन में चेंजेस आ जाती है, ठीक है। तो लिहाजा ये किसी और की वजह से इसके अंदर चेंजेस आ गए तो इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। इसी तरह इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो किसी और के अंदर चेंजेस लेके आता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा एम्प्लॉइज ट्रेनिंग जो है, हमने पहले कहा एक वेरिएबल है, ठीक है।
एम्प्लॉइज ट्रेनिंग अगर आप बेहतर तरीके से करेंगे, ठीक है ना, बेहतरीन तरीके से आप ट्रेन करेंगे अपने एम्प्लॉइज को, जाहिर बात ऑटोमेटिकली वो एम्प्लॉइज मोटिवेट होंगे, सेटिस्फाई होंगे। तो ट्रेनिंग को आपने जितना इंक्रीज किया, अच्छा किया, तो आपका वहां पर क्या हुआ, आपके एम्प्लॉइज की मोटिवेशन भी इंक्रीज हो गई। यानी कि मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फेक्शन किसकी वजह से, एम्प्लॉइज ट्रेनिंग की वजह से। तो इस ट्रेनिंग ने क्या किया, सेटिस्फेक्शन पे और मोटिवेशन पे असर डाला। तो लिहाजा इसको हम बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस स्टडीज में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। इसी तरह एक और वेरिएबल है मीडिएटिंग वेरिएबल, जिसको इंटरवेनिंग वेरिएबल, यानी मीडिएटिंग वेरिएबल जो दो वेरिएबल्स के दरमियान, ठीक है ना, इंटरवेन करता है, यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान। यानी कि वो ये कहता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर मेरे पर असर डाले तो फिर मैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर, यानी कि मीडिएशन का काम करता है, ठीक है, उन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान, ठीक है। उसके बाद एक और वेरिएबल है मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल बेसिकली ये भी मतलब इंटरफेयर तो नहीं करता, लेकिन इसकी मौजूदगी से दो वेरिएबल्स का जो रिलेशन है उसके अंदर कमी या ज्यादती आती है, ठीक है, यानी उसके रिलेशन को स्ट्रेंथन भी कर सकता है और वीकनेस वीक भी आ जाती है, मतलब वो रिलेशन वीक भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल के साथ हम बाद में इसको देख लिए। इसी तरह कंट्रोल वेरिएबल एक ऐसे वेरिएबल होते हैं कि जब आप किसी रिसर्च को रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ खास वेरिएबल्स होते हैं जो आपने आखिर तक चेंज नहीं करना। मसलन आपने फीमेल जो है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन पे आपने काम करना है, तो ये जहाँ पर आपका फीमेल जो होगा वो आपका जो है कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। तो स्टूडेंट ये तो था वेरिएबल के हवाले से कि ये कौन से वेरिएबल होते हैं और वेरिएबल के अकसाम क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक मिसाल आपको दिया है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, ये आपका मीडिएटिंग वेरिएबल है। वो बेसिकली क्या करता है, आप यहाँ से किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप ले लीजिए, जैसे हमने कहा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के दरमियान, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और जॉब सेटिस्फेक्शन के दरमियान जो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट जो है वो क्या करता है, मीडिएशन का किरदार अदा करता है, क्योंकि वो ये कहता है कि जब आप एम्प्लॉइज को ट्रेन और डेवलप करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड होंगे तो तो फिर रिजल्ट क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो जो एम्प्लॉइज होंगे वो अपने जॉब से मुतमईन होंगे, यानी कि जॉब से सेटिस्फाई होंगे, वो किसी और जगह जाने का सोचना नहीं सोचेंगे, ठीक है। इसी तरह हमने एक मॉडरेटिंग वेरिएबल की बात की थी, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया है कि मसलन हम इसी को लेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा है, ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और यहाँ पर है ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, ठीक है। और ऊपर हमने लिखा है डाइवर्सिटी मैनेजमेंट एचआर प्रैक्टिसेस। ये जो इंक्लूजन है, यानी इंक्लूजन बेसिकली ये इंक्लूसिव इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इंक्लूजन से मुराद ये होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर रंग नस्ल के हवाले से कोई तफरीक ना हो, कोई डिफरेंस ना हो, ठीक है ना, रिश्तेदारी ना हो, नेपोटिज्म ना हो, ठीक है ना, जो काबिल होगा, जो अच्छा काम करेगा उसको इदारा क्या करेगा, अप्रिशिएट करेगा, इंक्लूसिव। तो इस तरह का इंक्लूजन जब होता है, इस तरह का इन्वायरमेंट उस इदारे में होता है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, आपको वहाँ जितने भी एम्प्लॉइज के लिए काम किया जाता है उसके अंदर मजीद मतलब मजबूती आती है। जैसे कि अगर आप एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग के ऊपर काम करेंगे तो उसके थ्रू जब एम्प्लॉइज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट जो पैदा होगा वो बहुत बेहतर अंदाज, क्योंकि पहले से ही वो मोटिवेटेड है, ठीक है। तो अब हम दोबारा जाते हैं टॉपिक पे जो हमने इन चीजों को वन बाय वन स्टडी किया, द इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉइज ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉइज मोटिवेशन, ठीक है। तो इसमें एक और चीज रहता है, जैसे कि स्टडी, हमने स्टडी टाइप की बात की थी, इसको भी हम पढ़ लेंगे तो फिर इस टॉपिक को बेहतर तरीके से, यानी कि स्टडी टाइप, जैसे कि हमने यहाँ पे जिक्र किया अमूमन, क्योंकि बेसिक लेवल पे हम बात कर रहे हैं, हमने लफ्ज द इम्पैक्ट लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो इसको ये स्टडी को हम कहते हैं काज एंड इफेक्ट, यानी कि द इम्पैक्ट के बाद हमने इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स है, ठीक है ना, कि एक आपस में इनका रिलेशन है, यानी कि कोरिलेशन है, एक को ज्यादा करेंगे तो दूसरे भी ज्यादा होगा,
एक को कम करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी क्या होगा, कम होगा। तो सम टाइम ये भी हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे वेरिएबल हो जिसको कम करने से दूसरा ज्यादा हो, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि एक दूसरे को इफेक्ट डाल रहे हैं, इम्पैक्ट। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कॉज एंड इफेक्ट इस स्टडी टाइप को ये कहेंगे। और दूसरा इसके अलावा इसके स्टडी टाइप में और बहुत होते हैं, इसमें से एक ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इम्पैक्ट की बजाय, ठीक है, डिटेल रिव्यू ऑफ एम्प्लॉइज ट्रेनिंग की हम बात करेंगे, तो फिर ये काज एंड इफेक्ट नहीं होगा बल्कि ये एक रिव्यू रिसर्च होगा। तो स्टूडेंट अब आते हैं दोबारा टॉपिक की तरफ। आप जैसे देखा कि इम्पैक्ट ऑफ, हमने कहा कि ये स्टडी टाइप है और कौन सा काज एंड इफेक्ट, यानी कि क्या कर रहा है एम्प्लॉइज ट्रेनिंग, इफेक्ट डाल रहा है एम्प्लॉइज मोटिवेशन पे। दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज जब ये एम्प्लॉइज ट्रेनिंग को आप इंक्रीज करेंगे तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल खुद ब खुद इंक्रीज होगा, इसको डिक्रीज करेंगे तो ये भी डिक्रीज होगा। तो लिहाजा एक टाइटल के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, एक स्ट्रक्चर टॉपिक के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, द इम्पैक्ट यानी कि स्टडी टाइप हो गया, उसके बाद ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर ये डिपेंडेंट वेरिएबल, और फिर ये जो हमने बात की, ठीक है ना, टर्किश कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये आपका सेक्टर हो गया। तो इसमें इस टॉपिक में फिलहाल मीडिएशन या मॉडरेट वेरिएबल का यहाँ पर डायरेक्ट बात नहीं की है, लेकिन जैसे कि हमने आगे बात की कि हम इसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में इसका मतलब जिक्र आ सकता है, इसीलिए मैंने आपको अलग से वहां पर समझाया। तो स्टूडेंट टू द पॉइंट, ठीक है ना, यानी कि हमने यहाँ पर क्या बाखज किया कि एक टॉपिक के अंदर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये किन एलिमेंट से एक टॉपिक बनता है, उसके बारे में आज आपको अंदाजा हुआ होगा। तो लिहाजा अब आपके जहन में ये चीज बैठ गया होगा कि जब भी आप टॉपिक को सिलेक्ट कर रहे हैं तो देन यू नीड टू नो अबाउट what is study type, what is meant by the dependent variable and what is meant by the independent variable and how many type of independent variable। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे, जैसे कि हम सब इन सब चीजों का हमने जिक्र किया यहाँ पर, ठीक है, डिटेल से। एक अच्छे टॉपिक के यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, खुसूसियात क्या होती हैं, तो यानी कि किस बेस पे हम कह सकते हैं कि आपका ये टॉपिक सुपरवाइजर के लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है, ठीक है ना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किस बेस पे आपका जो ये टॉपिक जो है इस पे रिव्यूज अच्छे आ सकते हैं, ठीक है, या ये आपका मतलब आपका वाइवा आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो रिसर्च टॉपिक का सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसमें ना आपका नावल एंड यूनिक। नॉवल से मुराद यानी कि एक नई चीज। अब रिसर्च की पहली खूबी और पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि ये नया होना चाहिए ना। जाहिर बात आप किसी के किए हुए रिसर्च को दोबारा करेंगे तो उसको तो फायदा नहीं है ना। तो आपके टॉपिक जो है उसमें ऐसी चीजें एलिमेंट्स मौजूद हो कि जो इससे पहले किसी ने नहीं की है। तो जब तक आपके टॉपिक में नॉवेल्टी नहीं आएगी तो देन योर टॉपिक, रिसर्च टॉपिक इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। अब रही बात, स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकते हैं कि फिर ये नॉवेल्टी की हम बात करते हैं, इसके मुख्तलिफ कैटेगरीज होती है। पीएचडी लेवल पे तो बिल्कुल ही टोटली नई नॉलेज आपको देनी पड़ती है, लेकिन जब हम बीबीए लेवल की या एमबीए लेवल के प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तो फिर नॉवेल्टी में सम टाइम आप क्या करते हैं, मतलब आप एरिया चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसने इस टॉपिक में इसने टर्किश कंस्ट्रक्शन कंपनी पे काम किया तो फिर आप पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन कंपनी पे काम कर सकते हैं। अगर किसी ने पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन कंपनी पे काम किया है तो फिर आप चाइनीज पे कर सकते, चाइनीज कंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी कि आप सेक्टर को भी चेंज कर सकते हैं। और सम टाइम फिर ये है कि आप वेरिएबल को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसने कहा कि एम्प्लॉइज ट्रेनिंग, ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं कि नहीं जी एम्प्लॉइज जो है ट्रेनिंग के अलावा आप इसकी एम्प्लॉइज डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, ठीक है ना, या कोई फिर इसकी एम्प्लॉइज प्रमोशन की बात करते हैं। यानी कि आप इनके वेरिएबल्स को, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और डिपेंडेंट वेरिएबल को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आपके इस लेवल पे नॉवेल्टी आ सकती है। उसके बाद जो दूसरा जो है टॉपिक क्लैरिटी।
टॉपिक क्लियरिटी से मान दे कि आप जो टॉपिक बना रहे हैं क्लियर कट उससे पता हो कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। समटाइम स्टूडेंट का टॉपिक बहुत लंबा एक पैराग्राफ की तरह होता है, ठीक है ना, यानी कि बहुत सारी चीजें तो क्लियर नहीं है तो करने क्या जा रहा है। तो आपकी टॉपिक जब क्लियर ना हो तो नो वन रेडी टू रीड योर रिसर्च वर्क, ठीक है, कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। देन थर्ड वन क्या है, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव यानी कि इसमें टॉपिक ऐसा हो कि जो एक अट्रैक्टिव हो, यानी कि लोगों को मजा आए, यानी कि हाँ यार ये एक अच्छी नई नॉलेज पे इन्होंने, जैसे कि आज कोई वो देख रहा था कि सोशल मीडिया में व्हाट्सएप और फिर फेसबुक के हवाले से एक स्टूडेंट ने बेहतरीन मिसाल दी। देखिए ये ऐसी चीजें यानी कि नए जो, और इसी तरह वीडियो गेम जो आ रहे हैं, ठीक है ना, जो आजकल गेम के ऊपर जो पाबंदी लगी उसके हवाले से एक स्टूडेंट ने रिसर्च टॉपिक को किया, बहुत अच्छी बात है कि इंटरेस्टिंग है। इसी तरह अप्रोप्रिएट लेंथ, यानी कि इसका है ना जो टॉपिक जो है इतना पूरे पैराग्राफ की तरह ना, मतलब आप इसका एटलीस्ट 2 लाइनों का हो, ठीक है ना, अप्रोप्रिएट लेंथ तो जिससे उसकी क्लियरिटी हो जाए, एम्बिग्युइटी ना रहा है कि यार ये क्या कहना चाहता है, इसमें क्या है इसमें क्या नहीं है, ठीक है। तो और सबसे आखिर में जो इस अच्छे टॉपिक की खूबी होती है, बेनिफिशियल। जाहिर बात है रिसर्च बेनिफिट के लिए होता है। आपके रिसर्च में कोई बेनिफिट नाम की कोई चीज नहीं है तो फिर रिसर्च का क्या फायदा, ठीक है। सो इसलिए आप अगर अपने रिसर्च को कामयाब बनाना चाहते हैं तो ये आप जरूर नोट करें कि आपके रिसर्च के अंदर कोई ना कोई बेनिफिट मौजूद हो। तो थैंक यू स्टूडेंट, हमने आज का जो टॉपिक जो है इसको यहाँ पर क्लियर कर लिया। तो आपने क्या समझा, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप बहुत स्लोली चलना है कि टॉपिक का स्ट्रक्चर क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, और टॉपिक के अंदर जो जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कई अकसाम है, ठीक है ना, और हम टॉपिक को मतलब हमारे लिए मसले कैसे पेश आते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल में बता दिया। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम आपको मतलब रियल काम की तरफ आपको लेके जाएंगे कि जब आप रिसर्च करने करने जा रहे हैं तो एक टॉपिक को अगर आपने सिलेक्ट करना है तो ठीक है, तो एक टॉपिक पर जाना है तो आपने उसके लिए कहाँ से काम स्टार्ट करना है, क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, किन एरियाज को आपने सबसे पहले देखना है, और गूगल में कैसे इसको इस पर सर्च करना है। ये सब चीजें इंशाल्लाह हम अगले सेशन में इसके ऊपर जरूर डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा प्लीज आप अपना फीडबैक दीजिएगा और इसके रिफ्लेक्शन मुझे जो स्टूडेंट मेरे साथ इसमें शामिल है तो काइंडली आप इसके रिफ्लेक्शन मुझे भेज दें ताकि आपको और बेहतर अंदाज में समझने में आसानी हो। ओके, अल्लाह हाफिज।